हे गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे एजेंसी। इसमें ये प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप बता रहे हैं। ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। बेसिकली एक पर्सन अगर कोई काम कर रहा होता है, बिजनेस कर रहा है, जो कि जिसको हम प्रिंसिपल कहेंगे, वो हर जगह नहीं जा सकता। तो उसको एक भरोसेमंद आदमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो मेरी जगह पर उन जगहों पर जा सके। तो उस भरोसेमंद आदमी को हम कहते हैं एजेंट। एजेंसी में एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है। जो एजेंट होता है वो एम्प्लॉयड होता है टू डू एनी एक्ट फॉर मतलब प्रिंसिपल के लिए या प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करने के लिए इन डीलिंग्स के किसी भी थर्ड पर्सन से जो प्रिंसिपल को डीलिंग्स करनी होती है, उन जगह पर एजेंट उसे रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल के लिए। ऑल एजेंसी रिलेशनशिप्स आर फिड्यूशरी रिलेशनशिप। अभी हमने देखा ना, भरोसेमंद आदमी चाहिए होता है, विश्वास वाला आदमी चाहिए होता है। तो इस रिलेशनशिप में आपका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होता ही होता है। एजेंट इज़ ऑब्लिगेटेड टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट। भाई अगर मैं किसी को भेजूंगी तो मुझे भी उस पर भरोसा होगा और उसका भी एक ड्यूटी होगी कि वो वहाँ पर जो मेरे भले के लिए सबसे ज़्यादा मेरे हित में जो चीज़ होगी वही वो काम करेगा। तो जो एक एजेंट है, अगर वो बेस्ट इंटरेस्ट में जब काम करेगा प्रिंसिपल के लिए, उसके जो एक्शंस होंगे, जो एजेंट के एक्शंस होंगे, वो क्या करेंगे, विल क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर द प्रिंसिपल। मतलब अगर मैं जाकर कहीं पर अपने बॉस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ उनके बिहाफ पर, तो उन केसेस में मैं अपने बॉस को एक लीगल ऑब्लिगेशन में डाल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे भेजा था। तो लोग क्या समझेंगे, मैं वही बोल रही हूँ जो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा था। द टर्म एजेंसी इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो एजेंसी वर्ड है ये एज सच कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब ऐसे डिफाइंड नहीं है, लिखा तो हुआ ही ऑब्वियसली, डिफाइंड नहीं है। अब हम डायरेक्ट बेयर एक्ट से देखते हैं। ठीक है, चैप्टर 10 एजेंसी। अभी मैंने बोला था ना गलती से, तो ये रहा एजेंसी आपका। अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स, उनकी अपॉइंटमेंट और उनकी क्या क्या अथॉरिटी है उनको हम देखेंगे। सेक्शन 182 एजेंट एंड प्रिंसिपल को डिफाइन किया हुआ। एजेंट किया हुआ जिसको एम्प्लॉय किया हुआ टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, किसी और के लिए काम करने के लिए जिसको एम्प्लॉय किया जाता है, या किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने मतलब एक बंदे को अपॉइंट किया है कि भाई मेरे लिए कोई काम करो, वो अनदर मैं, या मुझे रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट अनदर, वो भी मैं। ठीक है, किसके लिए, कि भाई थर्ड पर्सन से जो भी डीलिंग्स होगी मेरे बिहाफ पे तुम्हारी होगी। अगर मान लो हम कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं, ठीक है, या कुछ और किसी होटल में जा रहे हैं, तो वो जो नीचे पर्सन्स होते हैं वो उनके एजेंट्स होते हैं। ये हमारे पास कोई काम करने आ रहा है, हम डायरेक्ट बॉस के पास तो नहीं चले जाते, उन्होंने अपने बंदे रखे होते हैं ना। तो वो काम के लिए जो होते हैं, या किसी के पास कोई पैसा लेने गया है, या कहेगा या कि भाई मैं ये अपने मालिक के तरफ से ये बात को अग्री करता हूँ, तो वो सब एजेंट्स होते हैं। द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज़ डन, जो अनदर है या जिसके लिए काम किया जाता है, और हु इज़ रिप्रेजेंटेड, जिसको रिप्रेजेंट किया उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। तो हु में एम्प्लॉय एजेंट, कौन एम्प्लॉय कर सकता है, मतलब कौन प्रिंसिपल बन सकता है। तो जो मेजॉरिटी मतलब 18 साल से ऊपर का हो अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है, एंड ऑफ साउंड माइंड हो, वो पर्सन एक एजेंट को रख सकता है। दो ही चीज़ें हैं, दोनों को आप याद करिएगा। हु मे बी एन एजेंट, अब एजेंट कौन हो सकता है, एज बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट, मतलब कोई भी पर्सन बन सकता है एजेंट। इसका मतलब ये चीज़ और देखिए, प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बीच का जो कड़ी होती है उसको हम एजेंट कह रहे हैं। बट नो पर्सन हु इज़ नॉट ऑफ द एज ऑफ द मेजॉरिटी, मतलब माइनर नहीं बन सकता, एंड ऑफ साउंड माइंड, मतलब एक पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, सो एज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस। मतलब एक जो मेजर होगा और साउंड माइंड का होगा वो आपका एजेंट बन सकता है। एक ये प्रीलिम्स का बहुत फेवरेट और ट्रिकी क्वेश्चन है, कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। एजेंसी में कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, ये भूल जाते हैं बच्चे और लगा देते हैं कि हाँ होगा ही कंसिडरेशन ज़रूरी, पर एजेंसी में आपका कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है। एजेंट्स अथॉरिटी में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इसका मतलब कि एक्सप्रेस वर्ड से और इम्प्लाइड मतलब कंडक्ट से, कि हम एक पर्सन को अपना एजेंट बना सकते हैं या तो उसे बोल के, या कुछ हमने ऐसा कंडक्ट शो किया जिससे उसे लगे कि मेरी ये ड्यूटी बन गई है
मैं उसका एजेंट बन गया हूँ, तो उन केसेस में वो आपका इम्प्लाइड हो जाता है। यहाँ पे हम डेफिनेशंस में देखते हैं, एन अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन इट इज़ बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। लिख के या बोल के एक्सप्रेस कर दिया ना अब हमने अपने फीलिंग्स को, तो इसलिए वो आपका एक्सप्रेस हो गया। और इम्प्लाइड कब हो जाएगा, जब वो इन्फर होगा किसी सर्कमस्टांसिस से कि भाई हाँ हमें समझ में आ रहा है इसके कंडक्ट से कि भाई ये मुझे एजेंट बना रहा है। एंड थिंग्स स्पोकन एंड रिटन, मतलब जब इन्फर हो रहा है ना तब हम उसे कहेंगे कि वो इम्प्लाइड था। और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग मे बी अकाउंटेड सर्कमस्टांसिस, ठीक है, कि जब भी कोई इन्फ्रेंस ऐसा निकल रहा है कि वो मुझे अपना एजेंट बना रहा है, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा इम्प्लाइड हो गया। जैसे कि ये इलस्ट्रेशन देखते हैं कि ए एक शॉप है ए की सेरमपुर में, और वो खुद लेकिन रहता है कैलकाटा में, कभी कभी अपनी दुकान पे चला जाता है, तो उसने वहाँ पर बी को रख रखा है। अब बी जो है वहाँ पर कुछ सामान खरीदता है सी से ए के नाम पे, क्योंकि ए की दुकान है लेकिन बी वहाँ पर उसका केयर टेकर बना हुआ है, और वो सामान खरीदता है सी से अपना ए के नाम पर, और वहाँ पर वो पे करता है ए के फंड से ही जो सामान वो सी से खरीदता है। तो बी हैज़ एन इम्प्लाइड अथॉरिटी फ्रॉम ए, इम्प्लाइड अथॉरिटी हो गई टू ऑर्डर गुड्स फ्रॉम सी, कि भाई जो गुड्स है वो सी से वो खरीद सकता है इन द नेम ऑफ ए, इस दुकान के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई अभी एक्सप्रेस बात नहीं हुई थी, बस हाँ वो दुकान पे है, दुकान के लिए उसे वो सामान खरीदना पड़ेगा, ए के फंड से भी खरीद रहा है। तो सारे सर्कमस्टांसिस आपको क्या बता रहे हैं कि आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी बन रही है ए से बी को। अब एक्सटेंट देखते हैं, एजेंट की अथॉरिटी की एक्सटेंट क्या होती है। तो एक एजेंट जो होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कोई भी लॉफुल काम जो कि नेसेसरी है उस टाइम करने की, वो उसे कर सकता है। एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन द बिजनेस, जो भी उस बिज़नेस को चलाने के लिए, उसके पर्पस के लिए, और या कि एक बिज़नेस के दौरान एक हैबिट होती है कि ना ये टाइप का ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो कोई अब कपड़े के बिज़नेस में जा रहा है, कोई धागे के बिज़नेस में जा रहा है, कोई रेस्टोरेंट के बिज़नेस में जा रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि ना एक ट्रेंड होता है, तो सबको कहते हैं ना अपने बच्चे को यार तू ना जाके काम सीख ले पहले। तो मतलब एक हर बिज़नेस का ना एक ट्रेंड होता है, तो यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ द बिज़नेस। तो वो काम जो एक बिज़नेस को करते हुए एक पर्सन करेगा, मतलब उसके चलते हुए कि भाई वो कस्टम टाइप ही है, तो उनको भी जो एजेंट की अथॉरिटी है वो उसकी है। जैसे कि ये इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए इज़ एम्प्लॉयड बाय बी, बी रह रहा है लंदन में, और ए को उसने बोला कि मेरा एक डेट है जो बॉम्बे में है उसको तुम ले लो, ठीक है। तो ए उस डेट को निकलवाने के लिए, उस पैसा को निकलवाने के लिए कोई भी लीगल प्रोसेस जो कि नेसेसरी है उस रिकवर करने के लिए, वो प्रोसेस को ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एजेंट्स अथॉरिटी इन एमरजेंसी। अब एमरजेंसी हो गई है, एजेंट की उसमें क्या अथॉरिटी होगी, तो इसमें बेसिकली ना एक प्रूडेंट मैन जो भी काम करेगा, या एक रीज़नेबल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई बंदा फंस जाता है तो वो कैसे काम करेगा, तो वो एक एजेंट की ना ड्यूटी उस टाइम पर ऐसे हो जाती है, टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रिंसिपल के लॉस को बचाने के लिए जो भी वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस, अपने काम के टाइम या अपना पैसा अगर डूब रहा है उस टाइम जो एजेंट काम करता अपने आप को बचाने के लिए, अगर एजेंट वही काम करता है उन सर्कमस्टांसिस में, तो वो उसकी अथॉरिटी बन जाती है एमरजेंसी में। क्योंकि मान लो फ़ोन लगा रहे हैं प्रिंसिपल को कि भाई सर ऐसा ऐसा हो गया, आप हमें बताइए आगे क्या करना है, लेकिन अब फ़ोन ही नहीं लग रहा है, फ़ोन डेड है, उसका फ़ोन डेड है, कुछ भी सर्कमस्टांसिस ऐसे हो सकते हैं, या सामान एकदम ख़राब हो रहा है और हम प्रिंसिपल को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, पीछे से हमने बेच दिया, क्योंकि 1 लाख का नुकसान हुआ, अभी 50,000 का नुकसान हुआ बेचने पे। तो ऐसी जब सिचुएशंस आ जाती है एमरजेंसी वाली, तो हम कहते हैं कि एजेंट की अथॉरिटी जो है वो अपने सर्कमस्टांसिस में जो वो करता वो उसकी भी अथॉरिटी बन जाती है। जैसे कि इलस्ट्रेशन देखिए, एन एजेंट फॉर सेल मे हैव गुड्स रिपेयर्ड इफ़ इट बी नेसेसरी, कि एक एजेंट ने एक सामान बेचना था और उसे लगा कि पहले उसे रिपेयर करा लेना चाहिए, तो वो नेसेसरी हो जाता है। अभी हम देखते हैं रैटिफिकेशन। अभी तक हमने जो भी देखा ना कि कैसे कैसे एजेंसी बन रही है, किस तरह से प्रिंसिपल और एजेंट जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक बंधन में बन जाते हैं, तो उसी तरह से एक और है ये रैटिफिकेशन। राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट्स डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी,
तो जिस पर्सन को मतलब प्रिंसिपल का क्या राइट हो जाता है कि अगर उसके बिना कोई काम एजेंट ने कर दिया, मतलब उसकी बिना अथॉरिटी के या परमिशन के या नॉलेज के, तो उस टाइम क्या होता है, तो वो उसे कहेंगे हम जैसे इफेक्ट ऑफ रैटिफिकेशन वेयर एक्ट्स एंड डन। मतलब एक रैटिफिकेशन ये होता है ना, किसी काम को मान्य देना या ना देना, ठीक है ना, डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अदर। किस एजेंट ने काम कर दिया प्रिंसिपल के बिहाफ पे, बट लेकिन उसकी बिना नॉलेज या अथॉरिटी के। अब जो प्रिंसिपल है ही, यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया, वो इलेक्ट कर सकता है, वो सोच सकता है कि या तो मैं काम को उसके रेटिफाई कर दूंगा कि यार चल जो भी तूने किया मैं मानता हूँ, मेरे ही सर पे आई ये भी, या उसे वो कह देगा डिसोन कि नहीं नहीं जो तूने किया वो तेरे सर पे है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने तूने मुझे बताया कि मैं ये करने वाला हूँ, नहीं ना, तो तेरी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इफ़ ही रेटिफाई देम, अगर वो रेटिफाई कर देता है तो सेम इफेक्ट्स विल फॉलो एज इफ दे हैड बीन परफॉर्म्ड बाय हिज अथॉरिटी। अगर रेटिफाई कर दिया तो ऐसा होगा कि सारा का सारा बर्डन फिर प्रिंसिपल पे ही आ जाएगा, वही जिम्मेदार हो जाएगा, मतलब लायबिलिटी भी प्रिंसिपल की हो जाएगी। अब रैटिफिकेशन कैसे हो सकती है, एक्सप्रेस भी इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस मतलब बोल के कह के, इम्प्लाइड मतलब जब हम इन्फ्रेंस निकालते हैं फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। may be expressed or may be implied in the conduct of the person on whose behalf the acts are done। ठीक है, कि भाई उस पर्सन के जिसके हिसाब से काम किया था, उसके जिसके बिहाफ पे काम किया था, उसकी रेटिफिकेशन हो सकती है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इसमें इलस्ट्रेशन जैसे ये है कि ए ने बिना अथॉरिटी बाय गुड्स फॉर बी के लिए, ठीक है, कि भाई बिना अथॉरिटी ए ने बी के लिए गुड्स ले लिए, आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ, बी ने उन गुड्स को सी को बेच दिया। तो बी ने बिना जैसे अथॉरिटी को दिया था लेकिन उन गुड्स को अपना मान लिया, अपना मानने के बाद उसने उन गुड्स को बेच दिया। बी कंडक्ट्स इम्प्लाइज अ रैटिफिकेशन फॉर ऑफ द परचेज मेड फॉर हिम बाय ए। तो उनको बेचने से हम ये समझते हैं कि जो आपका कंडक्ट था बी का, उससे ये काम था ए का उन गुड्स को खरीदने का, उसने उनको रेटिफाई कर दिया है। अब हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ एजेंसी। जैसे अभी हमने देखा कि भाई एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से हो जाती है एजेंसी क्रिएट, या कंडक्ट ऑफ पार्टी और सिचुएशन से हो जाती है, ठीक है, कि भाई अलाउज अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर हिम टू सच एन एक्सटेंट दैट जो थर्ड पार्टी थी उसे लगा कि भाई यहाँ पर एजेंसी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बाय रेटिफिकेशन अभी आपने देखा, और बाय नेसेसिटी। इन तरह से इन चार तरीक़ों से एक एजेंसी फॉर्म हो जाती है, कह के, बोल के, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, रेटिफाई करके, नेसेसिटी करके, ठीक है, या बाय आपके कंडक्ट से। अब एक एजेंट की क्या ड्यूटी होती है अपने प्रिंसिपल के प्रति, ये सेक्शन आपके 211 में है कि भाई प्रिंसिपल की एजेंट की ड्यूटी है कि वो काम करे सारा बाउंड होता है एजेंट की डायरेक्शंस से, और या कि जो कि कस्टम्स उस बिज़नेस में प्रिवेल करते हुए होते हैं, जहाँ पर वो बिज़नेस चल रहा होता है, उनके हिसाब से उस एजेंट को काम करना होता है। अगर एजेंट किसी और तरह से काम करे और लॉस हो जाता है उस बिज़नेस में, तो उसको उस लॉस को पूरा करना पड़ेगा अपने प्रिंसिपल को, और अगर कोई प्रॉफिट होता है वो भी उसे अपने प्रिंसिपल को देना होगा। स्किल एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट, कि एक जो एजेंट होता है वो बाउंड होता है एक बिज़नेस को करे कि अपनी बेस्ट स्किल जो होती है उस बिज़नेस के लिए उसे यूज़ करते हुए, और हमेशा डिलीजेंट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, चारों तरफ आंखें उसकी खुली होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके किसी निगलेक्ट की वजह से या उसमें स्किल में कमी पड़ गई या उसकी कोई गलती मिसकंडक्ट उसने कर दिया, तो उन केसेस में उसे अपने प्रिंसिपल को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो जो लॉस या डैमेज हुआ था वो उसके निगलेक्ट या वांट ऑफ स्किल या मिसकंडक्ट से नहीं हुआ था, तो उन केसेस में उसे वो कंपनसेशन नहीं देना होगा। ये दो वर्ड्स आप याद कर लीजिए, स्किल एंड डिलीजेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशंस में क्या दिया हुआ कि एक एजेंट है ए फॉर द सेल ऑफ गुड्स, उसकी अथॉरिटी क्या है कि वो गुड्स को सेल कर सकता है ऑन क्रेडिट। उसने गुड्स दे दिए बी को ऑन क्रेडिट, ठीक है, विदाउट मेकिंग द प्रॉपर एंड यूजुअल इंक्वायरी। उसने पता नहीं किया भैया उसके पास पैसा है भी कि नहीं बाद में देने के लिए। तो बी जो था जब सेल हुई इंसॉल्वेंट था, इंसॉल्वेंट मतलब जिसके पास पैसा नहीं होता, बैंकक्रप्ट हो चुका है। तो ऐसे केस में जब बिना पता किए ए ने बी को पैसा भेज दिया, ए मस्ट मेक कंपनसेशन टू हिज प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लॉस।
कि अब इसमें ए की गलती थी, उसने स्किल नहीं दिखाया, उसने डिलीजेंट नहीं था, चारों तरफ उसकी आंखें नहीं खुली हुई थी, तो इस केसेस में अगर ए की कोई गलती है, ए बी को पैसा देगा। एजेंट्स अकाउंट, एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर, आप देखें ना हर जगह बाउंड वर्ड यूज हो रहा है, टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल ऑन डिमांड, कि जैसे ही प्रिंसिपल उसे बोलेगा कि भाई क्या चल रहा है, उसी टाइम एजेंट की ड्यूटी बनती है कि सारे अपने अकाउंट्स जो हैं प्रिंसिपल से रिलेटेड वो उसे बता दे। एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, कि भैया अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है तो फ़ायदा क्या है, तो इसका मतलब एजेंट की ड्यूटी हो जाती है मुझे वो बताए कि किसी भी डिफ़िकल्टी में अपनी रीजनेबल डिलीजेंस यूज़ करे इन कम्युनिकेटिंग विद द प्रिंसिपल, और उस टाइम पर जो प्रिंसिपल कहे इंस्ट्रक्शंस दे वो उसे फॉलो करे। एक बात आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ी होगी कि अगर किसी पर्सन का कोई राइट होता है तो उसी का उसका को रिलेटिव ड्यूटी होता है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे देखें कि भाई एजेंट के ये ड्यूटीज़ हैं, तो उसी तरह से वो आपके प्रिंसिपल के राइट्स बन जाएंगे। और अगर हम देखें कि ये प्रिंसिपल के कुछ ड्यूटीज़ हैं, तो वो आपकी एजेंट्स की ड्यूटी बन जाती है। तो ये को रिलेटिव होता है कि एक पर्सन का अगर ये है तो दूसरे पर्सन की ये ड्यूटी हो जाती है, क्योंकि तभी तो हमें हक मिलेगा कि अगर मेरे पास कोई हक है तो वो मतलब दूसरों को करना अनिवार्य है। अब जैसे प्रिंसिपल्स राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय एजेंट डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट, अगर प्रिंसिपल जो है उसके पास राइट है कि जो बेनिफिट एजेंट ने अपने लिए रख लिया उसको लेने का, जैसे कि एक एजेंट ने बिना नॉलेज के प्रिंसिपल के बिजनेस में डील कर रहा है और उसने क्या किया, ऑन हिज ओन अकाउंट इंस्टेड ऑफ ऑन अकाउंट, इसने बिना प्रिंसिपल को बताए अपने नाम पर अपने अकाउंट पर कुछ काम कर लिया उस बिज़नेस में। तो उस टाइम पे अगर कोई बेनिफिट होता है जो प्रिंसिपल है वो पैसा उससे मांग सकता है। आपको उससे बेटर क्लैरिटी होगी इसकी इलस्ट्रेशन से। ये क्या कहता है, ए ने डायरेक्ट किया बी को, बी क्या है एजेंट, कि भाई मेरे लिए एक घर खरीद ले। बी ने ए को बताया कि नहीं सर ये तो नहीं खरीदा जा सकता, और उसने चालाकी किया कि बाइज द हाउस फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए खरीद लिया। तो ए जो है प्रिंसिपल था, उसको जब पता चलेगा कि बी ने अपने लिए खरीद लिया, उसको कंपेल कर सकता है कि जो प्राइस पे उसने खरीदा है उस प्राइस पे वो मुझे वो घर दे। ठीक है। एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, कि कोई भी ऐसे सब्जेक्ट टू सच डिडक्शंस, जो भी उस टाइम खर्चा हुआ एक्सपेंडिचर या कोई और चीज़ को उसको खटा हुटू के जो एजेंट होता है वो बाउंड होता है कि वो जो भी उसने कमाया या प्रिंसिपल, क्योंकि वो उसके लिए ही काम कर रहा है ना, बाउंड टू पे टू हिज प्रिंसिपल ऑल सम्स रिसीव्ड ऑन हिज अकाउंट, कि जो भी उसके बिहाफ पे उसने वो पैसा कमाया था वो उसी का पैसा है और उसे वो प्रिंसिपल को वापस करना ही होगा। अभी हमने देखा एजेंट्स की ड्यूटीज़, तो वो आपके प्रिंसिपल के राइट्स बन गए। अब हम देखेंगे राइट्स ऑफ एन एजेंट। अब एजेंट्स के जो राइट्स होंगे वो प्रिंसिपल की ड्यूटीज़ बन जाएंगी। अब जैसे राइट टू रेन्यूमरेशन, कि भाई अगर मैंने काम किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे पैसा तो दोगे ही, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तो एक रीज़नेबल पैसा दोगे। लेकिन अगर एजेंट ने कोई मिसकंडक्ट किया है या गिल्टी किया, मतलब गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, उन केसेस में उसे पैसा नहीं मिलेगा। अब राइट ऑफ रिटेनर, कि एक जो एजेंट होता है उसके पास राइट होता है कि प्रिंसिपल की मनी को वो रिटेन कर सकते जब तक उसने कोई खर्चा किया है, एडवांस दिया है बिजनेस के टाइम पर, वो उसका डिडक्ट ना हो जाए या उसे दे दिया ना जाए। राइट ऑफ लियन, कि वो गुड्स जो है उन गुड्स को या प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकता है जब तक उसका कोई भी ड्यू या कोई और पेमेंट जो प्रिंसिपल ने एजेंट को देनी थी वो क्लियर नहीं हो जाती। तो राइट टू इंडेमनिटी, मतलब कि हैज़ द राइट टू इंडेमनिटी एक्सटेंडिंग टू ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। अगर किसी एक एजेंट को कोई भी लॉस होता है या उसका खर्चा होता है तो उन केसेस में प्रिंसिपल को उसे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। राइट टू कंपनसेशन, कि भाई कोई भी इंजरी अगर एक एजेंट ने सफ़र कर ली है किसकी वजह से, बाय हिम ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द प्रिंसिपल, तो उन केसेस में उसे कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि नुकसान एजेंट का उसकी गलती की वजह से नहीं किसी और की वजह से हुआ है। अभी हमने देखा कि एजेंसी क्या है, उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, फिर किस तरह से फॉर्म होती है।
एक दूसरे की प्रिंसिपल और एजेंट के एक दूसरे के प्रति क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। अब एक चीज़ ख़त्म हो गई कि अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अब हम उसके ख़त्म होने की भी बात करते हैं, उसके रिवोकेशन की भी बात करते हैं, उसके टर्मिनेशन की भी बात करते हैं। तो 201 आपका बताता है कि एक एजेंसी, ये जो रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का, रिवोक हो सकता है, ख़त्म हो सकता है कि जब प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज अथॉरिटी, वो अपनी अथॉरिटी को रिवोक कर ले, या एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी, एजेंट जो है वो बिजनेस को रिनाउंस कर रहा है, या जिस बिजनेस के लिए वो आए थे वो कंप्लीट हो गया है, या प्रिंसिपल या एजेंट जब वो पर्सन ही मर जाएगा, इज़ डाइंग, या वो अनसाउंड माइंड का हो जाए, या जो आपका प्रिंसिपल था वो इनसॉल्वेंट हो गया है। तो अगर इनमें से कोई भी आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं तो वो आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज़ एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। पहले आप इसकी इलस्ट्रेशन देखिए, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा ये सेक्शन क्या कहता है। ए ने बी को अथॉरिटी दी कि भाई तू ये ए का जो लैंड था वो बेच ले, और अपने आप को उस बेचे हुए पैसे से जो मिलेगा, अपना जो तुम्हारा डेट है या मुझे तुम्हारे जो पैसे देने थे वो तुम निकाल लो उन पैसे से। तो ए अगर ऐसा करता है किसी का पैसा देने के लिए, अपना एजेंट कैन नॉट रिवोक हिज अथॉरिटी नॉर कैन इट बी टर्मिनेटेड बाय हिज इंसैनिटी और डेथ। अगर इसमें क्या हो गया, इंटरेस्ट था एजेंट का उस सब्जेक्ट मैटर में, और अगर ऐसी कोई होती है तो उन केसेस में जो ए होता है या प्रिंसिपल होता है वो अपनी अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता, ना ही उसकी डेथ या इंसैनिटी से वो एजेंसी रिवोक हो सकती है। जैसे कि वेयर द एजेंट हैज़ हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट है खुद से क्योंकि उसे अपना पैसा पूरा करना है, ड्यू पूरा करना है, जो उस एजेंसी का सब्जेक्ट मैटर बन रही है। एजेंसी कैसे बनी कि उसने उसको काम दिया कि भाई तू ये मेरा जो प्लॉट है इसको बेच ले। तो उन केसेस में एजेंसी कैन नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई बिना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के वो बी टर्मिनेटेड टू द प्रेजुडिस ऑफ सच इंटरेस्ट, के उस एजेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए वो एजेंसी टर्मिनेट आपकी नहीं हो सकती। तो थैंक यू गाइस, हम लोगों ने सारा ऑलमोस्ट एजेंसी कवर कर लिया, जो आपके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे एजेंसी बनेगी, एक दूसरे के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं एक दूसरे के प्रति, और कैसे एजेंसी ख़त्म हो जाएगी। आप थॉरो करिए, ये एक्ट को अच्छे से पढ़िए, ये पार्ट को अच्छे से पढ़िए। आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप हमें कॉल, कमेंट या मेल कर सकते हैं। थैंक यू।